हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अभ्यास हेतु सैंपल पेपर कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा 2024 का सैंपल पेपर विषय गणित को हल करेंगे। इस बार ब्लूप्रिंट नहीं देकर केवल अध्याय में से कितने अंक आना है इस हिसाब से उन्होंने अंकों का विभाजन किया है। इसमें कुल 23 प्रश्न, 8 पेज, 3 घंटे का समय और 75 नंबर का पेपर होगा। सामान्य निर्देश है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 अंक के आएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, तो साथ में हमको विकल्प भी दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। HCF 91, 21 तो हमने देखा 91 को हमने गुणनखंड किया 13 सत्ते 91 और 21 का किया 30 आते 21 तो 7 वेनेस्टे, इसलिए इसका HCF होगा 7। समीकरण x धन 2 y धन 5 बराबर 0 और -3x -6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। तो हमने देखा x का गुणांक 1 बटे इधर x का गुणांक -3 है बराबर इधर हमारे पास 2 है या -6 है, -2 बटे 6 है और बराबर आखिरी आएगा 5 बटे 1। तो देखा 2 3 6 माइनस में है, माइनस के 1 बटे 3 तो ये 5 बटे 1 बराबर नहीं है, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल, हम जानते हैं योगफल का सूत्र होता है -b बटे a, तो इसका सही उत्तर होगा c -b बटे a। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -4x धन 4 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान होगा। विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम जब इसको हल करेंगे तो b स्क्वायर तो 4 चौको 16 माइनस 4ac, 4ac का अगर आप 16 में 16 गए तो 0, इसका उत्तर सही होगा c 0। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो हम जानते हैं वृत्त की किसी भी रेखा पर एक बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा, तो इसका सही उत्तर होगा 1। बिंदु 0, 5 और -5 0 के बीच की दूरी निकालिए। तो हम सूत्र जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 5 25 5 25 करनी में 50 और करनी 50 को हम लिख सकते हैं 5 करनी 2, तो इसका सही उत्तर होगा b 5 करनी 2। आगे बढ़ते हैं अपन। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला है खाली स्थान। त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद में 3 घात होती है तो इसके शून्यक होंगे 3, तो इसका सही उत्तर होगा 3। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया है जिसे हम वर्ग समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, या इसको द्विघात समीकरण के रूप में भी जाना जाता है। 5 10 15 का 10वां पद, हम जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का 10वां पद होता है। तो an का सूत्र लगाएंगे तो हम 10 है तो a धन 9d। तो हमने देखा a का मान हमारे पास 5 है और d का मान हमारे पास 10 में से 5 गया 5, 5 नाम 45, 45 और 5 50, तो इसका सही उत्तर होगा 50। आगे बढ़ते हैं हम। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप जिनके रूप समान होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा समबाहु त्रिभुज। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, हम पाई आर स्क्वायर, तो इसका सही उत्तर होगा पाई आर स्क्वायर। एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 1। इसको हमने हल करके रखा है, आप लोग इसको इस प्रकार से ये देख सकते हैं कि इसका उत्तर 3, वर्ग समीकरण 50, समबाहु 1 और पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी मिलाइए।
हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 के बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1। टेन 90 माइनस ए, हम जानते हैं टेन 90 माइनस ए होता है कोट ए, तो इसका सही उत्तर होगा कोट ए। अगला है 5 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है और इसका मान हम 1 जानते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 5। तो इसका सही उत्तर होगा 5। घनाभ का आयतन, हम घनाभ का आयतन जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इसका सही उत्तर होगा CL इंटू बी इंटू एच। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 a की घात 2, तो इसका सही उत्तर होगा a स्क्वायर एच। अगला है PE धन PE बार का मान, मतलब PE धन PE नहीं का मान 1 होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। शून्यकों की संख्या, हमने देखा कि एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 चार जगह काट रही, तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 4। दूसरा प्रश्न, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है, तो सर्वाधिक बारंबारता वाले वर्ग को हम बहुलक कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बहुलक। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, इसके 2 सूत्र होते हैं n/2 a प्लस an, या तो हम ये लिख सकते हैं या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से हम इन दो में से कोई सा भी सूत्र लिखकर इसको हल कर सकते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। उन्नयन कोण की क्षैतिज तल से ऊपर रखी हुई वस्तु को क्षैतिज तल से ऊपर रखी हुई वस्तु को हम देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो इसको हम क्षैतिज तल से ऊपर रखी हुई वस्तु को हम देखते हैं क्षैतिज तल से, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा दोनों के बीच के कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को हम इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका सही उत्तर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं हम सत्ता सत्य पर। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद होगा -17, ये सत्य है क्योंकि हम सूत्र जानते हैं ए धन नो डी 10वें पद के लिए। ए का मान हमारे पास 10 है और डी का मान -3 है, तो 3 नाम 27 हो जाएगा, 10 में 27 गए तो -17 इसका सही उत्तर है, इसलिए ये सत्य होगा। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये गलत है क्योंकि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर हो ये जरूरी नहीं है, तो ये असत्य है। तो पहला सत्य, दूसरा असत्य। तीसरा, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, नहीं, छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये गलत है, तो इसको असत्य फॉल्स बोलेंगे हम। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, नहीं, इसका सही उत्तर होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो ये भी गलत है, चौथा वाला भी फॉल्स है। त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 2 पाई आर होती है, तो ये सही है। आगे बात करते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ये भी सही है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम 6वें प्रश्न पर, तो इसका हल हम करते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो हमने 140 के अभाज्य गुणन करने के लिए 2 का भाग दिया, 2 सत्ते 14, 70 2 से भाग दिया 35, 5 सत्ते 35, तो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसके अदवा में दिया हुआ है HCF 306 657 का मान 9 दिया हुआ, तो हमें HCF का मान दिया है और दोनों हमको
संख्या दी है 306 और 657। हम एक सूत्र जानते हैं हम LCM इंटू HCF दोनों का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। LCM हमको ज्ञात करना है, HCF का मान हमको 9 दिया है। पहला और दूसरे बिंदु जो रेख संख्या दी है 306 और 657, 9 गुणा में है तो बटे में चलेगा, 9 से भाग दिया तो 34 आ गया, 34 का 657 में गुणा किया तो 22,338। अब आते हैं हम 7वें प्रश्न पर। 4u² धन 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो 4u² धन 8u में हमने 4u को कॉमन लिया तो u प्लस 2 बचा। हम जानते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए pu का मान 0 के बराबर होता है, तो 4u प्लस 2 का मान 0 के बराबर है। एक बार 4u के बराबर 0 रखेंगे, एक बार हम u प्लस 2 के बराबर 0 रखेंगे। 4 गुणा में 0 में चलेगा तो u बराबर 0 हो गया। धन के 2 उस तरफ गए तो -2, तो इसका सही उत्तर होगा 0 और -2। अगला प्रश्न है 7वें का अथवा 15x² धन 12x धन 7 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 15x² धन 12x, हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमने देखा a का मान 15 है, b का मान 12 है, c का मान 7 है। हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a, c का मान 7 है और a का मान 15 है, तो इसका सही उत्तर होगा 7 बटे 15। अब आते हैं हम 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न दिया अनुपातों की तुलना कीजिए और निम्न रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। हमने देखा ये 5x - 4y धन 8 बराबर 0, 7x धन 6y - 9 बराबर। तो a1 का मान हमने देखा 5 है, b1 का मान है अपने पास -4 है और c1 का मान 8 है। a2 का 7 है, b2 का 6 और c2 का -9 है। तो हमने इनको बटे में रख के देखते हैं तो 5 बटे 7 4 बटे 6 के बराबर नहीं है। तो जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2, तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रश्न नंबर 8, रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो सबसे सरल पड़ेगी इसमें विलोपन विधि। हम समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने इसको समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दिया तो y से y कैंसिल हुए, 1x और 1x मिलके होगा 2x बराबर 18। तो 2 गुणा में बटे में चले गए तो 2 नाम 18, तो x बराबर 9। x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर x की 9 रखा तो 9 धन y बराबर 14, तो 9 पक्षांतरित करेंगे, 14 में से 9 गए तो 5। x बराबर 9, y बराबर 5। अब आते हैं हम 9वें प्रश्न पर। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, इनमें प्रथम पद a बराबर 10 दिया है और सार्वंतर दिया हमको 10। तो अब हम जानते हैं कि यदि a2 निकालते हैं तो a2 का सूत्र होता है a धन 1d, तो a की जगह 10 रख दी, d की जगह 10, 10 और 10 होगा 20। जो हो गया प्रथम पद तो हमें पहला दिया ही हुआ था 10 और a2 का मान आ गया हमारे पास 20। a3 निकालते हैं तो a धन 2d, a का मान 10 है, 2 की जगह 2 है, d का मान अपने पास 10 है, 10 दूनी 20, 20 और 10 30, तो a3 का मान आ गया 30। a4 हम जानते हैं a धन 3d, तो a 10 दिया, 3d मतलब 3 गुणे d का मान 10, 3 धाम 30, 30 और 10 40। इस प्रकार 4 पद हो जाएंगे हमारे पास 10, 20, 30 और 40। अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम। समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं प्रथम पद a बराबर -5 है और d निकालने के लिए हम दूसरे पद में से प्रथम पद को जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 में से 1 गए तो 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा a बराबर -5 और d बराबर 4। अब अगला प्रश्न दिया हुआ 10वां, दो समरूपों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो हम जानते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों। इस प्रकार ये समरूपता की परिभाषा होती है। अगला प्रश्न है थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो थेल्स प्रमेय का हम कथन जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन्हें समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थेल्स प्रमेय का कथन हुआ। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। बिंदु P23 और 41 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने मान रखा x2 का मान 4 है, x1 का मान 2 है, y2 का मान 1 है, y1 का मान 3 है। 4 में से 2 गए 2 का वर्ग, 1 में से 3 गए माइनस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस 2 का वर्ग हो गया 4, 4 4 8, करनी 8 को हम 2 करनी 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार उत्तर 11वें का उत्तर 11वें का अथवा का प्रश्न है x और y के बीच संबंध स्थापित कीजिए ताकि x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हैं। तो हम जानते हैं कि माना कि एक बिंदु पी एक्स वाई कि बिंदु ए और बी से दूरी समान है, तो पी ए और पी बी आपस में कैसे होंगे बराबर। हमने सूत्र लगाया पी ए और पी बी के बीच में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो करनी हट जाएगी। यहाँ हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार इधर खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे बाय स्क्वायर वाला खोल देंगे, इधर भी बाय स्क्वायर वाला पद खोल देंगे। जब हम पक्षांतरित करके आएंगे तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, वाई स्क्वायर अपनी जगह, 14x अपनी जगह, 49 और 1 50 हो जाएंगे, माइनस 2y अपनी जगह। इसी प्रकार हम इस तरफ से पक्षांतरित करके लाएंगे, एक्स स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6x माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, 10y माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, 25 और 9 34 इधर आएंगे तो माइनस के होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। 14x में से 6x गए माइनस 8x बचे, माइनस 2y 10y में से गए तो 8y बचे, 50 में 34 गए 16, माइनस 8 का पूरे में भाग दिया तो हमारे पास संबंध आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं हम। इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दोनों का मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, इसी प्रकार y1 प्लस y2 बटे 2। तो 12वें प्रश्न का मध्य बिंदु का सूत्र लगाया हमने तो a माइनस a बटे 2 आ गया, b माइनस b बटे 2, तो इसका सही उत्तर होगा 0 0, मतलब मूल बिंदु होगा। 12वें का अथवा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस 1 7 और 4 माइनस 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। तो माना कि वे बिंदु हमारे पास पी एक्स वाई मान लिया हमने, जिसकी ए और बी रेखाखंड को जो 2:3 में विभाजित करते हैं। तो हमने सबके मान देखे तो m1 का 2 हो गया, m2 का 3 हो गया, x1 y1 x2 y2 सबके मान निकाले। सूत्र जानते हैं हम x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए जानते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सभी के हमने मान रखे, m1 की जगह m1 का 2, x2 की जगह 4, m2 की जगह 3 और x1 की जगह -1। इसी प्रकार हमने m1 y2 और m2 y1 के मान रख दिए। आगे बढ़ते हैं हम। गुणा किया हमने 2 चौको 8, 3 एकम 3 बटे 2 और 3 5, 2 3 -6, 3 7 21, 8 में 3 गए 5 बटे 5, 5 में 5 गए भाग दिया तो 1 आ गया, 15 5 3 15, तो x का मान 1 और y का मान 3। इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 3। अब प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। साइन a बराबर 3/4, तो कोस a और टेन a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं लंब बटे कर्ण साइन a का सूत्र होता है। तो हमने सबसे पहले कभी भी कोई सवाल आए तो हमें सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज़ें ज्ञात होना चाहिए, तो हम किसी का भी मान निकाल सकते। लंब और कर्ण दिया हुआ है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण की जगह 4 का वर्ग रख दिया, लंब की जगह 3 का वर्ग रख दिया, आधार का वर्ग हमको ज्ञात करना है। 4 चौको 16, 3 तिरका 9 धन आधार का वर्ग। 16 में से 9 गए तो 7 बचे, तो आधार का वर्ग बराबर 7, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्णी 7। तो इस प्रकार हम कोस a का सूत्र जानते हैं आधार बटे कर्ण, तो आ गया कर्णी 7/4, और टेन a का सूत्र जानते हैं हम लंब बटे आधार, तो ये हो गया 3/कर्णी 7। अब प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा में इन्होंने दिया एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण b समकोण है, टेन a बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए 2 sin a कोस a बराबर 1। तो टेन a बराबर 1 है तो हम इसके 1 के बटे में 1 मान सकते हो। सूत्र जानते हैं लंब बटे आधार,
तो लंब दिया है, आधा दिया है, हमें कर्ण निकालना। हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, दो हो गया। वर्ग हटाएंगे कर्ण ही लग गई, तो कर्ण का मान कर्ण ही दो आ गया। तो हमें सिद्ध करने के लिए साइन और कोस की टेन की जरूरत है, तो साइन का मान निकाल लिया लंब बटे कर्ण, और कोस का मान आधार बटे कर्ण। मान रख दिया हमने 2 साइन ए की जगह 1 बटे कर्णी 2, टेन ए की जगह 1 बटे कर्णी 2, गुणा किया 1 एक कम 1, कर्णी 2 का कर्णी 2 में 2, 2 से 2 गए, 1 बराबर 1, और यही हमको सिद्ध करना। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि बिंदु P एक स्पर्श बिंदु है, PQ एक स्पर्श रेखा है, OP हमको 5 सेंटीमीटर दी है और OQ की लंबाई हमको 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हमारे पास OQ हुआ। तो हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन PQ का वर्ग। मान रख दिया 12 12 144, पचम 25, पक्षांतरण करेंगे तो 119 आ गया। वर्ग हटाएंगे तो करनी लग गई, तो PQ का मान करनी 119। यही हमसे पूछा था। प्रश्न भी 14वें जैसे ही सवाल है, इसलिए इसमें यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसमें हमने हल करके रखा हुआ है। अब आ गए हम 15वें प्रश्न पर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। हम जानते त्रिज्या आर बराबर हमको दी हुई 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60। सूत्र लगा दिया थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। सबके मान रख दिए, तो इसका उत्तर आएगा 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अथवा में दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी है 22। हम जानते हैं परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारा सूत्र होता है। हमने आर का मान ज्ञात करना है, और 2 गुणित 22 बटे 7 आर गुणा में है, त्रियक गुणा करेंगे तो आर का मान आ गया 7 बटे 2। वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम सूत्र जानते हैं 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का 22 बटे 7, आर का मान हमने 7 बटे 2 रखा, तो इसका सही उत्तर होगा 77 बटे 8 सेंटीमीटर। 16वां प्रश्न है। एक पांसे को फेंकने पर आवाज संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं एक पांसे को फेंकने पर कुल स्थिति होती है 6, और आवाज संख्या होती हैं 2, 3 और 5, तो कुल अनुकूल स्थिति हो गई 3। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल बटे कुल, 3 बटे 6, तो इसका सही उत्तर होगा 1 बटे 2। आगे बढ़ते हैं हम इसके अथवा वाला प्रश्न में। इन्होंने दिया हुआ है एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं, तो कुल गेंदें हो गई हमारे पास 17। इसमें से एक कंचा निकालना है, सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल स्थिति हो गई हमारे पास 17, और हमें सफ़ेद मालूम है 8, तो अनुकूल हो गई 8, तो इसका सही उत्तर होगा 8 बटे 17। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इन्होंने दिया हुआ है कि PE की प्रायिकता 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है। हम जानते हैं PE प्लस PE नहीं की प्रायिकता 1 होती है, तो PE का मान 0.05 दिया, पक्षांतरित किया 1 में से घटाया, तो इसका सही उत्तर होगा 0.95। और इसके अथवा वाला प्रश्न दिया हुआ है एक पांसा एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं एक पांसे को फेंकने पर कुल स्थिति होती है 6, विषम संख्या 1 3 5, तो अनुकूल हो गए 3, प्रायिकता हो गई 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2। अब हम सीधे 20वें प्रश्न पर आते हैं। 18वां 19वां अगले पेज पर किया हुआ है, इसलिए पहले 20वां। 2 घनों में से प्रत्येक का आयतन 64 दिया हुआ है। हम जानते हैं घन का आयतन होता है 1 की घात 3। 1 की घात 3 बराबर 64 हुआ। 1 की घात 3 बराबर 64 हुआ, तो हमने 64 को तोड़ लिए 4 गुणित 4 गुणित 4, तो ए का मान आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब ये 2 घनों का हमें जोड़ना है, तो हम जानते हैं 2 घन जुड़ जाएंगे तो घन घनाभ में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसकी लंबाई 8 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। सभी में हमने मान रखा, तो इसका सही उत्तर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
20वें के अथवा पे आते हैं। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या है, देखिए दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी है और शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठोस का आयतन ज्ञात करना। ठोस का आयतन का सूत्र हम जानते हैं, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। सूत्र लगाया हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू। सभी का मान 1 दिया हुआ है, सबके मान 1 रखे, तो इसका आ गया 1/3 पाई आर पाई धन 2/3 पाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/3 पाई, 3 से 3 गए, तो इसका सही उत्तर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। 18वें प्रश्न पर आते हैं हम। दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं की जा सकती, इसलिए हमने माना कि ये 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। 3 करनी 2 बराबर a/b, a और b से अभाज्य संख्या है। 3 गुणा में है तो बटे में चली जाएंगी, तो हमने देखा कि a/3 भी एक परिमेय संख्या है जबकि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो रही है, जो कि संभव नहीं है। तो हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत हो गई कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो सही उत्तर होगा 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। 18वें के अथवा पर आते हैं। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात इसका अभाज्य गुणनफल 5 होना चाहिए, जबकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 5 नहीं है। इसलिए ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं होगी जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। 19वें का प्रश्न पहला भी वैसे दिया, उसका अथवा भी वही दिया कि दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 2x² माइनस 3x धन 5 बराबर 0 की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विभक्ति का d निकालेंगे। a का मान 2 दिया है, b का -3, c का 5 दिया है। विभक्ति का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। सभी का हमने जब मान रखा तो 3 तिरका 9, 4 दूनी 8, 5 40, 9 में 40 गए -31। डी का मान छोटा है 0 से, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। इसके अथवा वाला सवाल आप लोग हल कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आए तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। माना कि पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हमने y मान ली। दोनों का अंतर 26 दिया हुआ है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। x का मान हमने पहले समीकरण में रखा, 3y में से y गया तो 2y बराबर 26, तो y का मान 13 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रखा तो 13 3 39, तो इसके दोनों संख्या हो जाएंगी 39 और 13। इसके अथवा वाला सवाल इन्होंने पूछा है। समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 और 9x बराबर 3y 2y प्लस 7। यदि हम 2y धन 7 का पक्षांतरण करेंगे तो 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 प्राप्त होगा। हमने देखा यदि हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो 3 तिरका 9 और 9x आपस में विलोपित हो जाएंगे। तो हमने समीकरण 1 में 3 का गुणा किया और 2 में किसी का भी गुणा नहीं किया, घटा देंगे। 3 तिरका 9x, 3 5 15 और 3 चौको 12, घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा y बराबर -5/13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान आएगा 9/13। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा हमसे कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक पाद बिंदु से जो मीनार के पास से 15 मीटर दूरी पर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली, थीटा हमको 60 दिया है, लंब और आधार की बात हो रही है तो हमने सूत्र लगाया tan थीटा बराबर tan 60 का मान करनी 3, आधार हमको 15 दिया, 15 का करनी 3 में गुणा हुआ 15 करनी 3, इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार इसके अथवा वाला सवाल है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र हमारे पास उपलब्ध बनाया हमने, तो ये टावर का ऊंचाई है और ये अपने पास भवन की ऊंचाई है। तो हमने देखा कि ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और 45 डिग्री का ये अवनमन कोण बनता है। तो हमने सबसे पहले लिया त्रिभुज CDE में tan
थीटा का मान 45 डिग्री है, लंब हमारे पास 7 है और आधार हमने x मान लिए। tan 45 का मान 1 है, त्रिक गुणा किया तो x बराबर 7 मीटर, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब हमने त्रिभुज लिया ऊपर वाला ए बी में, tan 60 डिग्री बराबर, लंब हमारे पास ए बी है और आधार x है। tan 60 का मान करनी 3, x का मान 7 है, त्रिक गुणा किया तो ए बी बराबर 7 करनी थी। हमें ए सी चाहिए तो ए सी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का मान 7 करनी 3 है, धन 7, 7 कॉमन लिया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 करनी 3 धन 1। अगला प्रश्न क्रमांक 23 दिया हुआ है हमको। प्रश्न क्रमांक 23 में हमसे पूछा है माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमें एफ का मान दिया हुआ 3, 10, 11, 8, 3, सिग्मा एफ का मान 35 दिया। एक समय से निकालते हैं, निम्न सीमा में उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। 45, 55 को जोड़ा तो ये आ गया 50। सभी को इस प्रकार से निकालते हैं, 10-10 का अंतर है तो 10-10 का अंतर देखते गए, 50, 60, 70, 80, 90। एफ का एक्स में गुणा होना है तो 3 का 50 में, 10 का 60 में, इस प्रकार सभी का गुणा करेंगे, योग आ गया 2430। सूत्र जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का 2430 बटे सिग्मा एफ का 35, भाग देंगे तो 69.42 माध्य साक्षरता दर आएगी। अगला प्रश्न इन्होंने अथवा का पूछा है कि इसका बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो सबसे अधिक आवृत्ति को हम बहुलक वर्ग की आवृत्ति बोलते हैं। तो हमने देखा 61 सबसे अधिक आवृत्ति है, सबसे अधिक बारंबारता 61 है, तो बहुलक वर्ग होगा हमारा 60 से 80। तो 60 निम्न सीमा है, उच्च सीमा 80 है, तो 80 में 60 गया तो एच का मान हमारे पास 20 आ गया। F0 होता है बहुलक वर्ग से पहले की आवृत्ति, F1 होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति और F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। सभी के मान हमने निकाल लिए और बहुलक के सूत्र L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H में रखने पर इसको उत्तर आएगा 65.625। इस प्रकार से हमने ये सैम्पल पेपर को हल कर लिया है। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।